द्वारा आयोजित वेबिनार में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और यह वेबिनार अटल टनल रोहतांग की तरह ही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज की यानी एकेडमिया और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने का एक मजबूत माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए आयोजन से जुड़े सभी लोग और खासकर अपने नौजवान साथियों को मैं बधाई देता हूं और नव वर्ष की साथ ही मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही मैं अटल टनल प्रोजेक्ट से जुड़े उन सभी श्रमिकों, अधिकारियों और इंजीनियर्स की सराहना करता हूं जिनके दिन रात के अथक परिश्रम के कारण यह महत्वपूर्ण काम संभव हो पाया है। साथियों, पिछले साल ने हमारे साथ कैसा सलूक किया यह आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। उसके बारे में चर्चा करने की अधिक जरूरत नहीं है। कोविड-19 के कारण देश ही नहीं, पूरी दुनिया मानो थम सी गई थी। सामान्य जिंदगी जीना भी यह मुहाल हो गया था। पर हमारे पास कुछ एक कारण हैं जिनके लिए पिछला साल हमेशा ही याद रखा जाएगा। बहु प्रतीक्षित अटल टनल रोहतांग का चालू होना भी उनमें से एक है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद अटल टनल का खुलना हमारे संगठन के कर्मियों और देश के नेतृत्व के अटल इरादे को एक साथ दर्शाता है। चाहे कोविड जैसी अदृश्य चुनौतियां हों या फिर जैसा हमने अभी मूवी में देखा शेरी नाला फॉल्ट जोन में आई प्रत्यक्ष चुनौतियां हों, हमारे बहादुर जवानों ने अपने साहस और उत्साह से दोनों को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की है। शेरी नाला में तो मुझे बताया गया कि बाहर देशों के कई बड़े बड़े हाईली एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को बुलाया गया था, पर वह भी उनका कोई हल न खोज सके थे। अंत में प्रोजेक्ट से जुड़े हमारे इंजीनियर्स ने ही इसका समाधान निकाला। मैं ऐसे सारे इंजीनियर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही काम की गति तेज कर इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी उन्होंने की। ऐसे में उनका जो अनुभव आप लोगों को मिलेगा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह आपके लिए अभूतपूर्व होगा। साथियों, हमारा किताबी ज्ञान या कहें एकेडमिक नॉलेज इंजीनियरिंग का बेस बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, पर उसके साथ ही उससे जो जुड़ा अनुभव होना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। ऐसे में यह वेबिनार आप सभी के लिए मैं मानता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही आप यहां पर अपनी कुछ जिज्ञासाएं, जो आपकी क्यूरियोसिटी होगी और प्रश्न भी जो वक्ताओं के सामने रख पाएंगे, या फिर आपके दिमाग में कुछ नया और इनोवेटिव आइडिया आई तो उसे भी आप यहां साझा कर सकेंगे। यानी मेरे साथियों, आप अपने सिलेबस में जो वाटरफॉल थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें नॉलेज और एप्लीकेशन का एक तरफा प्रवाह होता है, यह वेबिनार उसका एक एक्सपेंशन है। और यहां यह प्रवाह एक तरफा नहीं है, दो तरफा होगा। इसी कारण मुझे याद आता है अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपना बहुमूल्य सुझाव दिया था कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े 1000-1500 लोगों के अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तकनीकी रूप से तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भले कोई कर ले, पर किसी समस्या में अपने साथी द्वारा मिला सहयोग या फिर मलबे में ढेर पर बैठकर एक साथ चाय पीते, अपना घर याद करते, देश सेवा में बिताए गए पलों को वहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं जिन्होंने इन पलों को जिया हो, जिन्होंने इन पलों को महसूस किया हो। आज का यह वेबिनार मैं समझता हूं उसी दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मेरे नौजवान साथियों, ऐसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं केवल बजट, टेक्नोलॉजी, ईंट, पत्थर, सीमेंट या स्टील भर से नहीं बना करती।
यह सब तो हर जगह मिल जाएंगे, पर एक खास एलिमेंट और है जो इस तरह की परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाता है। वह है हमारे अंदर की राष्ट्रीय गौरव की भावना, स्पिरिट ऑफ नेशनल प्राइड। और यही वह तत्व है जिसने किसी समय हमारे देश को आजादी दिलाई थी। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां की कहानी आप सब भली भांति जानते हैं। इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यही वह तत्व है जिसके आगे चट्टानों सी मुश्किलें भी ज्यादा देर नहीं ठहरती हैं। और यही वह तत्व है जो हमें कभी थकने और थमने भी नहीं देता है। केवल प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों में ही नहीं, आम जनता में भी आप यह भावना पूरी तरह देखते होंगे। आपके जो साथी हाल में मनाली या उससे ऊपर जगहों पर घूमने गए हैं, उनकी अटल टनल के साथ एक फोटो आप सोशल मीडिया पर जरूर देख सकते हैं। यह केवल इसलिए नहीं है कि यह सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा टनल है, बल्कि इसलिए है कि इसमें हमारे बहादुर जवानों का त्याग, तपस्या, परिश्रम और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण पूरी तरह से दिखाई देता है। ऐसे आयोजनों से हमारे युवाओं में राष्ट्र भावना का भी संचार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही हमारी युवा शक्ति न केवल तकनीकी रूप से बल्कि नव राष्ट्र निर्माण के विवेक की दृष्टि से भी इंजीनियरिंग और प्लानिंग के महत्व को समझ पाएगी और विश्व में अपने देश को पुनः शीर्ष पर ले जाने में कामयाब होगी। साथियों, हम सभी को मालूम होना चाहिए कि इंजीनियरिंग और साइंस के अन्य क्षेत्रों में हमारे देश का एक बहुत ही रिच और ग्लोरियस यह इतिहास रहा है। आप 9वीं सेंचुरी के खजुराहो के मंदिर देखें, 11वीं सेंचुरी के रामेश्वरम का मंदिर देखें, श्रीरंगपट्टनम और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर देखें, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कोणार्क मंदिर देखें। सभी नाम गिनाने में तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, पर इतना मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, कि हमारा देश इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बहुत ही आगे रहा है। और मैं कहूं कि विश्व में सबसे अग्रणी रहा है, सबसे आगे रहा है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, जिसे हमें राष्ट्र निर्माण के लिए फिर से साकार करने की जरूरत है। यह मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं। न केवल इंजीनियरिंग में बल्कि एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, वास्तु और संचार तकनीक के क्षेत्र में भी हमारे देश ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। यह देश आर्यभट्ट, वराहमिहिर, महावीर, ब्रह्मगुप्त, शरक और सुश्रुत जैसे संत विद्वानों का देश है। इस भारत भूमि ने शून्य से लेकर यानी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की यात्रा तय की है। मैं जानता हूं कि आजकल के बहुत सारे नौजवानों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। और एक तरफ शून्य खोजने वाले माने जीरो की जिन्होंने खोज की थी वो आर्यभट्ट इसी भारत की भूमि पर जन्मे थे, तो दूसरी तरफ इन्फिनिटी का सिद्धांत देने वाले बहुत माने जाने मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन भी इसी धरती पर जन्म लिए थे। ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी देश की अग्रणी भूमिका न रही हो। मैं तो यहां पर यह भी चर्चा करना चाहता हूं, पाइथागोरस थ्योरम का आप नाम सुनते हैं। मैं विश्वास के साथ आपको भी शायद इस बात की जानकारी होगी कि पाइथागोरस की थ्योरम 1000 वर्ष पहले हमारे यहां बोधायन ऋषि ने की थी। और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सामान्य इक्वेशन है a+b = a² + b² + 2ab, यह भी दुनिया के किसी दूसरे देश की खोज नहीं है, यह भारत की खोज है। और आज भी आईटी सेक्टर हो, मैनेजमेंट हो या फिर मेडिकल सेक्टर हो, हमारे भारतीयों ने पूरी दुनिया में देश का परचम लहराया है। पर हमें अभी इन क्षेत्रों में बहुत कुछ करने की जरूरत है, जो हमारे आपसी सहयोग और प्रयासों से ही संभव हो सकेगा। साथियों,
अपने राष्ट्र को पुनः शीर्ष पर ले जाने की राह में हमारा सबसे पहला और आवश्यक पड़ाव है हमारी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। किसी भी क्षेत्र में पहले स्वयं आत्मनिर्भर होकर ही उस क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके परिणाम भी आप लोगों के सामने। कोविड पैंडेमिक के समय जब हमारे पास मुंह ढकने के लिए मास्क तक नहीं थे, पीपी किट्स नहीं थे, टेस्टिंग लैब्स नहीं थी, उस समय हमने खुद इनका उत्पादन कर न केवल इस समस्या से निजात पाई बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी इसकी हमने सप्लाई की। यह है हमारे देश की ताकत। और हमारा डिफेंस सेक्टर भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। हम न केवल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़े। इस दिशा में डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ लंबे समय से काम कर ही रहा है। पर अब सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल को देखते हुए इस क्षेत्र में उनके लिए भी राहें खोल दी हैं। निजी क्षेत्र की सहायता के लिए हमने सरकारी ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज खोली हैं। साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से डीआरडीओ के 450 से अधिक पेटेंट्स के लिए निःशुल्क बिना किसी फीस के अवसर उपलब्ध कराए हैं। रिसर्च और इनोवेशन में बड़ा और बेहतर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अनेक ऐसी योजनाएं जारी की हैं जिसमें आप सभी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अपनी इंस्टीट्यूशनल और अपनी व्यक्तिगत रूप से आप उसमें भाग ले सकते हैं। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आईडेक्स कहते हैं। आईडेक्स चैलेंज एक ऐसा ही इनिशिएटिव है और इस चैलेंज के तहत आपको कई तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और यदि आपने उनका इनोवेटिव और इफेक्टिव सॉल्यूशन खोजा तो आपको न केवल प्राइज दी जाती है बल्कि उस आइडिया को आगे बढ़ाने और इंप्लीमेंट करने के लिए भविष्य में भी आपकी जितनी संभव है वह सहायता भी की जाती है। यह आपके कैरियर और हमारे देश की तकनीकी प्रगति दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है और इसी तरह की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप सभी भरपूर लाभ ले सकते हैं। मैं अपने युवाओं से आग्रह करता हूं कि अपनी पूरी मेहनत, लगन और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में वो अपने कदम आगे बढ़ाएं। हमारे युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा देश आज सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। पूरे विश्व में यंगेस्ट कंट्री के रूप में यह भारत जाना जाता है। यदि यहां पर उपस्थित होकर एक युवा राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का संकल्प ले तो कोई संदेह नहीं कि हम अपने देश को फिर से विश्वगुरु और एक महाशक्ति के रूप में देख सकेंगे। साथियों, देश के विकास में इसके हर इलाके का समान योगदान है। हर क्षेत्र का, देश के सभी भागों का पूरा समान योगदान है। इसलिए हर इलाके का विकास देश के सर्वांगीण विकास की यह हमारी पहली शर्त है। आज से कुछ समय पहले तक सीमाई इलाकों के विकास को सुरक्षा के लिहाज से संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। समझा जाता था कि बॉर्डर एरिया तो पेरिफेरी भर है। इसलिए आजादी के इतने दशकों बाद तक भी उन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था वह ध्यान नहीं दिया गया। कनेक्टिविटी की हालत कितनी खस्ता है आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। कनेक्टिविटी की खस्ता हालत के चलते इन क्षेत्रों के विकास पर जैसे ग्रहण लगा हुआ था और हमने इस चीज को समझा कि देश के विकास का पहिया बिना पेरिफेरी के घूमे आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीमाई क्षेत्र की, बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट की शुरुआत की तरफ विशेष ध्यान दिया था।
और वही ड्राइव, वही डिटर्मिनेशन और वही डिसिसिवनेस आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से आगे बढ़ रही है। इन क्षेत्रों की डिसकनेक्टिविटी अब इतिहास की बात हो गई है। अब इन इलाकों का भविष्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की दृष्टि से भी मजबूत होगा। यहां सीमाई क्षेत्रों के कुछ बच्चे जरूर होंगे जो इस बदलाव के वो प्रत्यक्ष साक्षी भी होंगे, और आगे भी हमारी सरकार देश के बाकी हिस्सों की तरह ही इन इलाकों के विकास के लिए पूरी तरह कमिटेड है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, और अब तक जो काम हुआ है, मैं कहना चाहूंगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी से लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबको अपने तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं यह पूरी तरह से समझता हूं कि मौसम और ज्योग्राफी के कारण पर्वतीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है, अलग प्रकार की चुनौती है। पर इन बाधाओं को दूर करने और अपनी मंजिल पाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास पर्याप्त क्षमता है। यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काम से सिद्ध कर दिया है। मुझे बताया गया है कि इन इलाकों में विकास के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा है। बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में सरकार के स्ट्रेटेजिक फोकस के अनुरूप चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की उत्तरी सीमा पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके 67% वर्कफोर्स के साथ तैनात किया गया है। यह हाल के दिनों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदर्शित प्रोफेशनलिज्म, इंस्पिरेशन, डेडिकेशन एवं कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। यह हमें बढ़ती हुई आकांक्षाओं और सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का हौसला भी देता है। सरकार की ओर से भी वह चाहे आर्थिक सहयोग हो या वह नीतिगत सहयोग, पॉलिसी रिलेटेड हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा प्राप्त होता रहा है। कोविड के संकट के दौरान भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट प्रभावित नहीं होने दिया गया। अटल टनल के निर्माण में कई चुनौतियां थी मित्रों, जिनका सबक हम सबके सामने आना चाहिए। इनसे भविष्य की परियोजनाओं में मदद मिलेगी। इसलिए मैं सभी संस्थानों से भी अनुरोध करता हूं कि इस वेबिनार में पूरे जोश के साथ भाग लें और अपनी फैकल्टी और छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और मैं सभी डायरेक्टर से आग्रह करता हूं कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई अटल टनल परियोजना का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए छात्रों के दौरे की भी एक योजना बनाएं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर्स और डिजाइन एजेंसीज को यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि वे भावी टनल परियोजनाओं को प्रायोरिटी दें, जो भी आगे बनने वाली है। इस तरह के प्रयास देश के दूर दराज के क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उन्हें अनेक स्तरों पर राष्ट्र के विकास के साथ जोड़ा जा सकेगा। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए अंत में मैं पुनः इस आयोजन के लिए आप सभी को तहे दिल बधाई देता हूं। इस तरह के आयोजन के साथ नए वर्ष की शुरुआत हमारे अंदर आशा, प्रेरणा और एक नए विश्वास का संचार करती है। यही प्रेरणा हमेशा हमारे अंदर बनी रहे, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में पुनः आप सबको इस आयोजन की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।